हाय गाइस, फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एक नई एग्रोकेमिकल कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है हिरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस कंपनी के बारे में, कंपनी की क्या क्या कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में, कंपनी की पीयर कंपैरिजन के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ द आईपीओ यानी इस कंपनी की जो आईपीओ है उसकी क्या वैल्यूएशन है, इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, इस इशू को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में, और आईपीओ के डिटेल के बारे में, और लास्ट में मैं इस आईपीओ की क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो इसमें मैं इस कंपनी में मेरा क्या डिसीजन रहेगा, क्या मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा या नहीं, ये मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1992 में। ये एक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल बनाने वाली कंपनी है जो कि डोमेस्टिक लेवल में लीडिंग कंपनी है सिंथेटिक पेरोथाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें ये प्रोड्यूस करते हैं साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लैम्डा साइलोथ्रिन वगैरह ये प्रोड्यूस करते हैं। ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जिनमें इंक्लूड होता है इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हिरनबा इंडस्ट्रीज डिफरेंट वर्टिकल में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पहला है डोमेस्टिक सेल ऑफ टेक्निकल टू कंपनीज, जो उनकी टेक्निकल्स है। टेक्निकल्स यानी इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जो ये टेक्निकल्स इनके होते हैं, जो इनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इनको ये दूसरे कंपनियों को सेल करते हैं। दूसरा टेक्निकल्स एक्सपोर्ट, और इसी टेक्निकल्स को जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो हर्बिसाइड्स होते हैं, इनको जो है ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। डोमेस्टिक सेल ऑफ ब्रांडेड फॉर्मुलेशन अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम, और जो ये है डोमेस्टिक लेवल पे भी इंडिया में ही ये इसी टेक्निकल्स का प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के अपने ब्रांड के नाम से सेल्स करते हैं, और इसी फाइनल प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये खुद जो है इंसेक्ट कंट्रोल केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इंडिया में भी और ओवरसीज में भी। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 16 स्टेट एंड 1 यूटीज में इसका, अगर ओवरसीज की बात की जाए तो ये कंपनी 60 से भी ज्यादा कंट्रीज को अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्या कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं। पोर्टफोलियो, रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनकी रेंज बहुत बड़ी है, जिसमें इंक्लूड है इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशन एंड टेक्निकल्स। फॉर्मुलेशंस, टेक्निकल्स और इंटरमीडिएट्स को मिला के ये फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, यानी टेक्निकल्स जिसमें इंक्लूड होता है इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये इनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इनको और इंटरमीडिएट्स को मिला के ये फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल रीच, जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा कि ये कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी इनकी रीच है, बहुत बड़ी पहुंच है। इनकी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे कि इंडिया में 8600 इनके पार्टनर्स हैं, और ओवरसीज में 60,000 से भी ज्यादा कंपनियों को ये एक्सपोर्ट करते हैं। इस कंपनी की प्रमोटर जो वो एक्सपीरियंस्ड है, और मैनेजमेंट टीम भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ये कंपनी 1992 से इसी फील्ड में काम कर रहा है। कंपनी की प्रमोटर की अगर बात की जाए तो वो है सदाशिव के शेट्टी एंड रघुराम के शेट्टी। तो चलिए इस कंपनी की कुछ कंपैरिजन करता है इसी इंडस्ट्रीज के कंपनियों के साथ। तो यहाँ पे 3 इंडस्ट्री हमने लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंपनी में कितनी लॉन्ग टर्म डेट है और कितनी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पहला जो है रैलिस इंडिया लिमिटेड, जिसका लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02%, और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13.76%। इसी तरह सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, इसकी अगर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो 0.01% है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 20.17% है। भारत रसायन लिमिटेड जो एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो 0.06% है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 32.41% है। और हिरनबा इंडस्ट्रीज की अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो ये है 0%, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 35.61% है। Since this is not a comparison between direct peer, this table can give you an idea of where Hirenba stands with respect to the peer group listed above. With no long-term debt and a promising return on net worth ratio, Hirenba is steadily growing into an industry leader. तो हमने ऊपर देखा है, जहां पे हम लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी पे कोई भी लॉन्ग टर्म
डेब्ट नहीं है। दूसरा जो है इसका रिटर्न और नेट वर्थ है वो दूसरी कंपनियों से इस कंपनी की ज्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इस कंपनी के लिए। अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स यानी वैल्यूएशन ऑफ द आईपीओ। इस आईपीओ की वैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे फिर से हमने वही 3 कंपनी को ले लिया है इसी सेम इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पे अगर हम पी रेशो की बात की जाए तो रॉयलिस इंडिया लिमिटेड का 28.77 है, सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का 77.38 है और भारत रसायन लिमिटेड का 26.87 है। एज पर द पीर ग्रुप सेलेक्टेड बाय हिरनबा इन द आरएचपी, द एवरेज पी रेशो इज 60.99। अगर हम इस ग्रुप की एवरेज अगर हम इनकी पी रेशो ले लें तो वो तकरीबन 61 इनकी पी रेशो बनता है। इफ वी लुक एट द प्राइस बैंड ऑफ हिरनबा इंडस्ट्री आईपीओ, अगर हम हिरनबा इंडस्ट्री आईपीओ की प्राइस बैंड को देखें एंड कैलकुलेट द पी रेशो ऑफ द हायर प्राइस ऑफ 627, अगर हम इसकी हायर प्राइस यानी 627 को लेकर अगर हम इसकी पी को कैलकुलेट करें तो हमें इसका पी मिलता है 25.05, जो कि इंडस्ट्री की पी रेशो से कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इस कंपनी के लिए। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है आने पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2018 में इस कंपनी की टोटल एसेट्स थी 450.46 करोड़, जो कि बढ़कर सितंबर 2020 में 788.12 करोड़ हो चुका है। टोटल इनकम की बात करें तो इस कंपनी ने 2018 में 750.41 करोड़ की इनकम की थी और 2020 में सितंबर 2020 में 619.21 करोड़ का इनकम किया। तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात की जाए तो इस कंपनी का एक्सपेंस रहा 674.10 2018 में और सितंबर 2020 में 529.13 करोड़ इसका एक्सपेंस रहा। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात की जाए तो 2018 में 46.87 करोड़ था और सितंबर 2020 में 66.31 करोड़ इनकी प्रॉफिट है। A quick glance at the financial performance of Hirenba Industry over the last 3 years highlights significant growth. During this period, the total income of the company showed growth at a CAGR of 8.85%. इस कंपनी की जो इनकम है उसकी ग्रोथ हो रही है एट ए CAGR ऑफ 8.85% के हिसाब से। फर्दर अगर हम 2018 और 2020 के दरमियान अगर हम इसकी प्रॉफिट को देखें तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ग्रो हो रहा है, जो वो बढ़ रहा है CAGR ऑफ 27.76%, जो कि एक अच्छी परसेंटेज है, एक अच्छी ग्रोथ है। Also, the company's total asset grew at a CAGR of 11.52% और साथ साथ इस कंपनी की एसेट्स जो है वो भी CAGR ऑफ 11.52% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अच्छी इसकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, अच्छा ये टोटल इनकम जनरेट कर रहा है और साथ साथ इसकी प्रॉफिट भी अच्छी इंक्रीज हो रही है। तो इस आईपीओ को लाने का यानी इस इशू को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है इस कंपनी का, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया है टू मीट बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंस। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है इस इशू को लाने का। तो चलिए हिरनबा इंडस्ट्री आईपीओ की कुछ डिटेल्स हम देखते हैं। यह आईपीओ ओपन होगा 23 फरवरी को और ये क्लोज होगा 25 को, यानी 3 दिन के लिए ये कंपनी ओपन रहेगा। तो आप इसी 3 दिन के अंदर इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। फेस वैल्यू की अगर हम बात की जाए तो 10 पर इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस बैंड की अगर हम बात की जाए तो 626 टू 627 पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट होगा 23 शेयर्स का, मिनिमम ऑर्डर जो है आप 23 शेयर्स का ही कर सकते हैं। लिस्ट होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इश्यू साइज की अगर बात की जाए तो 625.24 करोड़ का ये टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 60 करोड़ का और जो बाकी इशू है वो है ऑफर फॉर सेल्स के लिए। हिरनबा इंडस्ट्री आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल की अगर हम बात की जाए तो ये आईपीओ ओपन होगा 23 को, क्लोज होगा 25 को। बेस ऑफ अलॉटमेंट डेट है March 2 और रिफंड शुरू होगा 3 मार्च से और क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में, शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा 4 मार्च को और ये आईपीओ लिस्ट होगा 5 मार्च। हिरनबा इंडस्ट्री आईपीओ की लॉट साइज की अगर हम बात की जाए तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो अप्लाई कर सकता है ज्यादा 13 लॉट्स के लिए। मिनिमम जो है वो एक लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें 23 शेयर्स होगा और उसकी अमाउंट होगा 14,421 रुपीज और मैक्सिमम लॉट होगा 13 लॉट्स का जिसमें
आपको मिलेगा 299 शेयर्स, जिसकी अमाउंट होगा 1,87,473 रुपीज। तो हिरनबा इंडस्ट्री आईपीओ की प्रमोटर की होल्डिंग्स की अगर हम बात की जाए तो इस इशू को आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 98.1% और इस इशू के बाद प्रमोटर की होल्डिंग रहेगा 74.1%। तो एक अच्छी खासी अब भी इस इशू के बाद भी इस प्रमोटर का होल्डिंग रहता है। तो इस आईपीओ में तो चलिए देखते हैं कि इस आईपीओ की क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 फरवरी 2021 को इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम है 225 रुपीज पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि हमें मालूम है कि इस कंपनी की एक लॉट में 23 शेयर्स का है। अगर हम एक लॉट की बात की जाए तो वहां पे आपको 5,000 से 5,000 रुपए के बीच में आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, अगर यही प्रीमियम लिस्टिंग डेट तक रहा तो। अगर ये लिस्टिंग गेन इंक्रीज हुआ तो आपका लिस्टिंग गेन भी इंक्रीज हो सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्राइडे के दिन निफ्टी और सेंसेक्स में क्या रहा दिन भर का ट्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने फ्राइडे के दिन निफ्टी ने बनाया 4,898.20 का लो और हाई बनाया 15,144.05 का, और निफ्टी क्लोज हुआ 14,981.75 के पॉइंट पे, और इसमें 0.91% की करेक्शन फिर से हुआ। इसी तरह सेंसेक्स में देखा जाए तो यहाँ पे भी 0.85% का करेक्शन हुआ है, और सेंसेक्स ने फ्राइडे के दिन 50,624.33 का लो बनाया, और हाई की बात की जाए तो 51,432.99 का हाई बनाया, और मार्केट क्लोज हुआ 15,889.76 का। तो 2-3 दिन से मार्केट में करेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल टॉप पे पहुंचा हुआ है। क्योंकि जिस वक्त मार्च 2020 की अगर हम बात की जाए तो मार्केट में बहुत बड़ी मेजर करेक्शन आई थी, मार्केट क्रैश हुआ था, और ये जो निफ्टी जो है गिरकर 7,500 के करीब पहुंचा था, और सेंसेक्स गिरकर 26,000 के करीब पहुंचा था। उसके बाद जबरदस्त बाउंस बैक किया, और निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है 14,981 पे, और सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है 50,899 पे। तो मार्केट अपनी पीक पर है, तो थोड़ी सी करेक्शंस यहाँ पे हो सकती है। देखते हैं आगे क्या रहता है निफ्टी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये आईपीओस का लिस्टिंग डेट आएगा तब तक मार्केट बाउंस बैक करे, जिससे हमें एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सके। तो 2 आईपीओ ऑलरेडी पहले क्लोज हो चुका है, रेलटेल आईपीओ और न्यूरिका आईपीओ, जिनकी अलॉटमेंट डेट कल या परसों होने वाली है। तो उनकी लिस्टिंग डेट भी अब करीब आ रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म करें, जिससे हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सके। तो इस आईपीओ में मेरा डिसीजन यही है कि इस आईपीओ के लिए मैं एक लॉट के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि इस कंपनी की अगर हम नेटवर्क की बात की जाए तो जबरदस्त है। अगर हम इसके मार्केटिंग की बात की जाए तो डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज लेवल पे भी इसका जबरदस्त मार्केटिंग है, और इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ अगर डालें तो जहां तक मुझे लगता है इसकी फाइनल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी पे कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। तो इन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, और मैं अप्लाई करूंगा 25 को, यानी लास्ट डे को, क्योंकि लास्ट डे को आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस आईपीओ के लिए कितनी डिमांड है। क्योंकि लास्ट डे पे ही क्यूआईबी और एनआईआई जो कि बड़े प्लेयर्स हैं वो आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। अगर उनकी सब्सक्रिप्शन अगर जबरदस्त हुई तो इस आईपीओ में अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिलने को दिख सकता है। तो ये था थोड़ी सी डिटेल इस आईपीओ के बारे में। आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तब तक मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।